नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। G20 समिट खत्म हो चुकी है और अब पता चल रहा है कि इस समिट में आया चीन का डेलीगेशन अपने साथ कई संदिग्ध सूटकेस लेकर आया था, जिसकी उन्होंने जांच भी नहीं करवाई। और जब जांच करवाने को कहा गया तो खूब हंगामा किया। अंत में चीन के डेलीगेशन ने यह सूटकेस अपनी एम्बेसी में ले जाकर रख दिए। पर सवाल यह है कि G20 जैसी समिट में ऐसे किसी भी संदिग्ध सामान लाने की जरूरत क्या है? क्या चीनी अपने साथ कोई सर्विलांस उपकरण लेकर आए थे? उनका मकसद क्या था? उन्होंने इन बैग्स की तलाशी क्यों नहीं लेने दी? असल में चीन का कैरेक्टर ऐसा ही रहस्यमय रहा है। चीन में क्या चलता है, क्या होता है, क्यों होता है, किसी को नहीं पता रहता। अब खबरें आ रही हैं कि चीन के राष्ट्रपति ने अपने रक्षा मंत्री को गायब करवा दिया है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री भी अचानक से गायब हो गए थे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? शी जिनपिंग के ऊपर यह सनक क्यों सवार है? हमारी रिपोर्ट देखिए। क्या चीन का निकला दमखम और अब भारत है ऑप्शन नंबर 1? क्या दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ चीन और भारत का बन गया सीन? क्या शी जिनपिंग ने चीन को बर्बाद कर दिया है? क्या चीन के खोखले विकास का गुब्बारा अब फूट गया है? और दुनिया को इसके संकेत मिले हैं G20 में भारत की सफलता से। भारत में G20 के आयोजन से कैसे चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया है, इस पर पूरी दुनिया की मीडिया बड़े बड़े लेख लिख रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, क्या भारत ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के लिए चीन को चुनौती दे सकता है? जापान टाइम्स की हेडलाइन है, G20 समिट में भारत ने ग्लोबल साउथ पर चीन की पकड़ ढीली कर दी। टाइम मैगजीन की हेडलाइन है, G20 समिट में भारत और अमेरिका बिना चीन के शी जिनपिंग के कैसे सफल रहे। बीबीसी की हेडलाइन है, G20 के लिए चीन ने कहा दिल्ली डिक्लेरेशन ने एक पॉजिटिव संकेत भेजा है। ब्लूमबर्ग की हेडलाइन है, भारत की G20 की जीत ने दिखा दिया कि चीन को कैसे काउंटर किया जा सकता है। लेकिन भारत ने यह कैसे कर दिखाया? भारत ने कैसे चीन को एक्सपोज कर दिया? मोदी ने कैसे पूरी दुनिया का भरोसा जीता और दुनिया को यह समझाया कि अब चीन नहीं, भारत पर भरोसा करो? यह समझने के लिए आपको चीन के हालात देखने होंगे। यह जानना होगा कि चीन के अंदर क्या चल रहा है, कैसे शी जिनपिंग की सनक चीन को बर्बाद कर रही है। क्या शी जिनपिंग ने चीन को नॉर्थ कोरिया बना दिया? क्या शी जिनपिंग किम जोंग उन की तरह ही एक सनकी बन गए हैं? क्या शी जिनपिंग भी किम की तरह ही विरोधियों को गायब करवा रहे हैं? चीन के रक्षा मंत्री शांग फू गायब हैं, कहीं किसी को खोजे नहीं मिल रहे। पूरी दुनिया में चीन के रक्षा मंत्री के बारे में कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन सारी थ्योरीज का निचोड़ यही है कि शी जिनपिंग ने अपने ही रक्षा मंत्री को गायब करवा दिया। चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर 29 अगस्त को देखे गए थे, जब उन्होंने बीजिंग में तीसरे चीन अफ्रीका पीस और सिक्योरिटी फोरम में भाषण दिया था। 29 अगस्त की शाम से ली शांगफू के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह 29 अगस्त की उसी सिक्योरिटी फोरम की तस्वीरें हैं जिसमें चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू आखिरी बार देखे गए थे। इस फोरम में अफ्रीका के कई बड़े देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। ली शांगफू ने चीन और अफ्रीका के भविष्य पर बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन उन्हें तो शायद तब अपना भी भविष्य पता नहीं रहा होगा। इस फोरम में कई अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों से उनकी अलग से मुलाकात भी हुई थी और इसी के बाद 29 अगस्त की शाम से वो कहीं भी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे। किसी को नहीं पता कि चीन के रक्षा मंत्री कहां हैं। अगर कोई जानता है तो वो है ये शख्स, यानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो अपने करीबियों को ही रास्ते से हटाने के लिए बदनाम है। लेकिन सवाल यह है कि जिनपिंग ने अपने ही रक्षा मंत्री को क्यों गायब करवा दिया? ली शांगफू इसी साल मार्च के महीने में डिफेंस मिनिस्टर बने थे। खबर यह भी है कि ली शांगफू पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। रक्षा मंत्री बनने से पहले ली शांगफू सैन्य उपकरण विकास विभाग के मंत्री थे। रक्षा मंत्री बनने के बाद हुई जांच में
वो आरोपी पाए गए और फिर अचानक से उन्हें गायब करवा दिया गया। ली शांगफू के लापता होने के बाद जिनपिंग की सरकार हिल गई है। कहा जा रहा है कि जिनपिंग ने रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारियों को गिरफ्तार करा दिया है। ऐसा लगता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया के बेरहम तानाशाह किम जोंग उन जैसे हो गए हैं, क्योंकि विरोधियों को अचानक से गायब करने का यह स्टाइल किम जोंग का ही है। जो भी किम की नाफरमानी करता है वो उसे गायब करवा देता है, फिर चाहे वो शख्स तानाशाह का कितना भी करीबी क्यों न हो। चीन के इस तानाशाह ने अपने कई ऐसे करीबियों को दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया है जो भविष्य में उनकी सरकार के लिए खतरा बन सकते थे। जैसे रक्षा मंत्री के साथ हुआ है, वही कहानी 2 महीने पहले चीन के विदेश मंत्री के साथ भी हो चुकी है। कभी अमेरिका के राजदूत रहे चिन गांग को पहले जिनपिंग ने विदेश मंत्री बनाया और फिर गायब कर दिया। उनके गायब होने की वजह का आज तक पता नहीं चल पाया है। चिन गांग को पिछले साल ही दिसंबर में विदेश मंत्री बनाया गया था। आखिरी बार उन्हें भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में 25 जून को देखा गया था। इसके बाद वो करीब 1 महीने तक अपने आधिकारिक कार्यों से गायब रहे। बाद में चीन की तरफ से बताया गया कि चिनगांग बीमार हैं और इसी बहाने के बाद एक दिन उन्हें विदेश मंत्री के पद से हटा दिया गया। खबरें यह भी आईं कि उनका अपने देश की एक टीवी प्रेजेंटर से अफेयर चल रहा था और यह बात शी जिनपिंग को पता चल गई। ये जिनपिंग की पार्टी के लिए बदनामी की वजह बन सकती थी, तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री को गायब ही करवा दिया। इसीलिए तो शी जिनपिंग को एक सनकी तानाशाह कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में चीन में अचानक से गायब होने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। जिनपिंग को आलोचना पसंद नहीं है, जिसने आलोचना की वो गायब हुआ। साल 2021 से नामी टेनिस खिलाड़ी पैंग शुआई लापता हैं। उन्होंने चीन के एक पूर्व उप प्रधानमंत्री पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। आई वेबी नाम के एक आर्टिस्ट जो लोकतंत्र और फ्रीडम ऑफ स्पीच के समर्थक थे और चीन की सरकार के आलोचक थे, वो भी अचानक गायब हो गए। मशहूर बिजनेसमैन जैक मा शी जिनपिंग की आलोचना करने के बाद 3 साल तक लोगों की नजरों से गायब रहे। पर सवाल यह है कि शी जिनपिंग ये सब क्यों कर रहे हैं? आखिर शी जिनपिंग के अंदर यह सनक कहां से सवार हो गई? इसका ताजा जवाब तो भारत की G20 वाली सफलता में छुपा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति की भूमाफिया बनकर दूसरे देशों के प्लॉट कब्जा करने वाली छवि का परमानेंट इलाज कर रहे हैं। चीन कैसे एक भूमाफिया रहा है, पहले आप यह समझ लीजिए, क्योंकि तभी आपको वो इलाज भी समझ में आएगा जो मोदी ने किया है। रूस और कनाडा के बाद चीन तीसरा सबसे बड़ा देश है। चीन का कुल एरिया 97,06,961 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चीन की 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगती है। दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा देशों से मिलती हैं, और इन सभी देशों के साथ चीन का किसी न किसी तरह का सीमा विवाद चल रहा है। अब तो पूरी दुनिया को पता है कि दूसरे देशों पर कब्जा करने का चीन का यह ट्रेडिशनल तरीका है। पहले सीमा विवाद करो और फिर कब्जा कर लो। चीन ने अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा ही किया है। चीन के मैप में यह एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे चीन शिनजियांग प्रांत कहता है, लेकिन असल में यह पूर्वी तुर्किस्तान है जिस पर चीन ने 1949 में कब्जा किया था। इसका पूरा एरिया 16,60,000 वर्ग किलोमीटर का है। इसी तरह चीन ने तिब्बत पर भी हमला करके उसे अपना हिस्सा बना लिया था। मई 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला करके कब्जा किया। तुर्किस्तान के बाद तिब्बत ही चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। इसका क्षेत्रफल 12,21,000 वर्ग किलोमीटर है। चीन के नक्शे का एक और हिस्सा देखिए, यह इनर मंगोलिया है जिस पर चीन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कब्जा किया और 1947 में स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया। इसका क्षेत्रफल 11,83,000 वर्ग किलोमीटर का है। इसी तरह से चीन के पूर्वी छोर पर स्थित मंचूरिया पर भी चीन का जबरन कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा चीन ने हांगकांग और मकाऊ पर भी कब्जा किया हुआ है। हालांकि इन दोनों को ही चीन ने राजनीतिक आजादी दी हुई है, लेकिन वो सिर्फ 50 साल तक ही है। हांगकांग पर पहले ब्रिटिश का और मकाऊ पर पुर्तगालियों का अधिकार था। यानी चीन ने कुल मिलाकर 41,13,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया हुआ है।
ये उसकी कुल जमीन का 43% है। भारत की भी 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन उसके पास है। भारत के साथ भी चीन का जमीन विवाद चल रहा है, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में। और भारत चीन को बता चुका है कि उसकी दूसरों की जमीन कब्जाने की महत्वाकांक्षा ठीक नहीं है। लेकिन चीन कहां मानने वाला था? जो देश उससे दूर थे उन पर कब्जा करने के लिए उसने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना बनाई। चीन ने दुनिया के गरीब देशों पर कब्जा करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुना, जिसके तहत वो इन देशों को परियोजनाओं के लिए कर्ज दे रहा है। इन देशों को दिया गया ज्यादातर चीनी कर्ज सड़क, रेलवे और बंदरगाह जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। दुनिया में ऐसे 40 से ज्यादा देश हैं जिनकी कुल GDP में चीनी कर्ज की हिस्सेदारी बढ़कर 10% से भी ज्यादा हो गई है। चीन पर आरोप लगता रहा है कि उससे कर्ज लेने वाले देश जब इसे चुका नहीं पाते हैं तो वो उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लेता है। इसी के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 में भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया, जिससे चीन और ज्यादा तिलमिला गया है। इस कॉरिडोर से रेलवे और पोर्ट्स के माध्यम से भारत को मिडिल ईस्ट से जोड़ा जाएगा। इसमें UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल जैसे देश शामिल होंगे। साथ ही यूरोप से भी कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी। ये सीधा सीधा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब है। इसीलिए चीन का चिढ़ना लाजमी है, लेकिन उसकी समस्याएं यहीं पर खत्म नहीं हो रही, बल्कि अब चीन पर भारत ने वो शिकंजा कसा है जिससे वो अब बस तिलमिलाने के सिवाय कुछ कर नहीं पा रहा है। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। और ये मोदी की गारंटी है। पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कह रहे हैं कि भारत बहुत जल्द ही तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने वाला है। लेकिन ये होगा कैसे और इससे चीन को क्या फर्क पड़ेगा, ये समझना जरूरी है। अभी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, 26,854 अरब डॉलर। दूसरे नंबर पर चीन है, 19,374 अरब डॉलर। तीसरे नंबर पर जापान है, 4,410 अरब डॉलर। और 4,309 अरब डॉलर के साथ चौथे नंबर पर जर्मनी है। अभी भारत 3,750 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 5वें नंबर पर है। लेकिन दुनिया मान चुकी है कि भारत 2027 तक 5,400 अरब डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। यानी भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। अब अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा डर किसे लगेगा? जाहिर तौर पर नंबर 2 की अर्थव्यवस्था को, जो चीन है। भले ही चीन और भारत की अर्थव्यवस्था का गैप बहुत ज्यादा हो, लेकिन चीन की हालत भी खराब है, यह भी दुनिया को दिख रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से बर्बाद हो रही है और पूरी दुनिया ये देख भी रही है कि कैसे चीन के विकास का ये गुब्बारा फूट चुका है। चीन की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल बताने वाले कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए। चीन की करेंसी युआन पिछले 16 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल जून में चीन के निर्यात में 12.4% की गिरावट दर्ज की गई। मई के महीने में 16 से 24 साल के लोगों में बेरोजगारी की दर 21% तक पहुंची है, जो पहले कभी नहीं हुआ। प्रॉपर्टी में निवेश में भी 21.5% की कमी आई है। चीन लंबे समय तक दुनिया में सबसे तेज गति से भागने वाली अर्थव्यवस्था रहा है। साल 1989 से चीन की औसत विकास दर लगभग 9% रही है, लेकिन 2023 में चीन की विकास दर के 4.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। चीन में हालात ये हो गए हैं कि बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। पहले एवरग्रांडे बर्बाद हुई, अब अगस्त में चीन की एक और बड़ी रियल एस्टेट कंपनी कंट्री गार्डन दिवालिया हो गई है। वो अपने निवेशकों को पैसा तक नहीं लौटा पाई। जुलाई में चीन में घरों की बिक्री में 33% की गिरावट आई है। चीन के जीडीपी में रियल एस्टेट की हिस्सेदारी 20% है। अब शी जिनपिंग को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे हालात में उन्हें करना क्या है, इसीलिए वो कुछ भी कर रहे हैं। चीन पूरी दुनिया से अलग चाल चल रहा है। दुनिया महंगाई से जूझ रही है, वहीं चीन में डिफ्लेशन की स्थिति है।
यानी यहां कीमतें घट रही हैं। वहीं दुनिया भर के केंद्रीय बैंक दरें बढ़ा रहे हैं, लेकिन चीन दरों में कटौती कर रहा है। दरअसल चीन मांग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए कर्ज सस्ता कर रहा है, लेकिन इसका उल्टा असर हो रहा है, क्योंकि लोगों के सामने विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। वो अपनी सरकार की आर्थिक नीतियों पर विश्वास नहीं कर पा रहे, इसीलिए पैसा बचाकर चल रहे हैं। चीन के लोगों ने कोरोना में अपने देश का हाल देखा है। वैसे तो कोरोना पूरी दुनिया में ही फैला था, लेकिन चीन की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से बहुत आलोचना हुई है। अब चीन ने यह पॉलिसी हटाकर सब कुछ खोल दिया है, तो लोग सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे। चीन की अपनी समस्याएं भी हैं, उसकी जनसंख्या बूढ़ी हो रही है। चीन की तो पूरी अर्थव्यवस्था ही प्रोडक्शन पर चलती है और प्रोडक्शन के लिए वर्कर्स की जरूरत है, लेकिन जनसंख्या ही बूढ़ी हो रही है, तो चीन उत्पादन के लिए वर्कफोर्स कहां से लाएगा? चीन की महिलाओं की प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट 1.3 से घटकर 1.09 पर आ गई है। इसका मतलब यह हुआ कि चीन की प्रजनन दर जापान से भी कम हो गई है। इससे पहले चीन ने यह भी डाटा दिया था कि पिछले 6 दशकों में पहली बार उसकी जनसंख्या भी कम होनी शुरू हो गई है, यानी चीन में नए बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वहां वर्कफोर्स की कमी आएगी। बूढ़ी जनसंख्या का मतलब यह भी है कि हेल्थ केयर और सामाजिक जरूरतों पर ज्यादा खर्च बढ़ेगा। जब देश में काम करने वाले लोग कम बचेंगे, तो फिर घरों की डिमांड भी कम होगी, जिसका सीधा असर रियल एस्टेट सेक्टर पर हो रहा है। यानी सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। चीन के पूरी दुनिया से खराब संबंध भी उसकी अर्थव्यवस्था के आड़े आ रहे हैं। अमेरिका और यूरोप से संबंध खराब हैं, जिसकी वजह से ये देश अब चीन से व्यापार करने में कतराने लगे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो अभी तक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चीन पर निर्भर थी, वो तेजी से भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों में निवेश कर रही हैं।